भूगोल भाग्य है, नेपोलियन बोनापार्ट। अभिवादन। आज हम ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक अहम महत्वपूर्ण लेख पर बात कर रहे हैं। विषय है कैसे लैटिन अमेरिका अब हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक कह सकते हैं नया केंद्र बिंदु बन रहा है। ये विषय UPSC मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर खास है ही, और आम जानकारी के लिहाज से भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, पारंपरिक तौर पर जिसे दुनिया की परिधि या पेरिफेरी समझा जाता था, वही क्षेत्र अब अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है और दो बड़े महासागरों के नेटवर्क से जुड़ रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव है यकीनन। तो आइए इसी बदलाव की परतें खोलते हैं कि ये हो कैसे रहा है और इसके गहरे मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं इन नए ट्रांसकॉन्टिनेंटल कॉरिडोर से, महाद्वीपों को जोड़ने वाले गलियारे। इनमें सबसे प्रमुख है कैप्रिकॉर्न बायोसेनिक कॉरिडोर। ये एक हाईवे सिस्टम है जो ब्राजील के अटलांटिक तट को पैराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए चिली के प्रशांत बंदरगाहों से जोड़ेगा। हाँ, इसे तो एक मेगा हाईवे कहा जा रहा है, 4 देशों को जोड़ने वाला। और उम्मीद है कि 2026 तक जब ये पूरी तरह चालू होगा तो पनामा नहर के समुद्री रास्ते के मुकाबले जमीनी दूरी और माल ढुलाई का समय दोनों काफी कम कर देगा। एक अनुमान तो ये भी है कि इससे अकेले ब्राजील और चिली के बीच का व्यापार दुगना हो सकता है। दुगना? अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि लैटिन अमेरिकी निर्यातक जैसे पशुधन वाले या खनिज कंपनियां वो अपना माल प्रशांत बंदरगाहों तक ज्यादा तेजी से भेज पाएंगे और लागत भी कम आएगी। हाँ बिल्कुल। तो इससे दक्षिण अमेरिका का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो अब तक शायद थोड़ा कटा हुआ था, वो विशाल हिंद प्रशांत बाजार के लिए खुल जाएगा। और बात यही खत्म नहीं होती। इस कॉरिडोर का लक्ष्य एपिक, आसियान देश और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे हिंद प्रशांत भागीदारों के लिए एक रणनीतिक मंच बनना भी है ना? जी बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह अकेला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका में ऐसे कई कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। तो ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी को लेकर अब एक कह सकते हैं मल्टीपोलर नजरिया अपनाया जा रहा है। अटलांटिक और प्रशांत को जमीन के रास्ते जोड़कर ये कॉरिडोर पारंपरिक समुद्री रास्तों का एक विकल्प दे रहे हैं। इससे जो समुद्री चोक पॉइंट्स है, वो तंग रास्ते जहां जहाजों की भीड़ लगती है, उन पर दबाव कम होगा और एशिया तक पहुंच भी जाहिर है सुधरेगी। लेकिन सिर्फ कॉरिडोर बना देना ही तो काफी नहीं है ना, बिना अच्छे बंदरगाहों के। हाँ बिल्कुल, सक्षम बंदरगाहों के बिना ये गलियारे उतने प्रभावी नहीं होंगे। और पेरू के प्रशांत तट पर जो बन रहा है नया चांके मेगा पोर्ट, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसमें क्षेत्रीय और प्राइवेट सेक्टर दोनों का काफी निवेश है। चाके मेगापोर्ट, हाँ, तो ये कैसे स्थिति बदलेगा? देखिए, चांके बंदरगाह में शिपिंग रूट को बदलने की काफी क्षमता है। ये बहुत बड़े मालवाहक जहाज़ों को हैंडल कर सकेगा और इससे दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच सीधे समुद्री रास्ते खुलेंगे, जिससे यात्रा का समय बहुत घट जाएगा। अच्छा। हाँ, और इससे पेरू का जो पुराना कैलाओ बंदरगाह है, उस पर भीड़ भी कम होगी और ब्राजील, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया जैसे देशों से आने वाला कार्गो उसे संभालना भी आसान होगा। समझ गया। और इसके साथ ही इन कॉरिडोर्स के जो मुख्य जंक्शंस हैं, वहां नए लॉजिस्टिक जोन भी बन रहे हैं, जैसे ब्राजील में कैंपो ग्रेड, हाँ, और अर्जेंटीना में साल्टा। और ये भी देखिए कि कोलंबिया का जो कार्टाजेना बंदरगाह है, वो दुनिया का तीसरा सबसे कुशल कंटेनर पोर्ट बन गया है। तीसरा सबसे कुशल? वाओ, ये सब तो क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। जी, और बात सिर्फ बिजनेस या व्यापार बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरे वैश्विक कारण भी हैं। ये सब सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और विविध करने, डाइवर्सिफाई करने के जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, उनसे जुड़ा है। हाल की जो भू राजनीतिक तनाव रहे हैं या व्यापारिक मतभेद, युद्ध वगैरह और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी दिक्कतें, उन्होंने हमें दिखाया है कि कुछ खास व्यापार मार्गों पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, जैसे पनामा नहर का उदाहरण आपने दिया, सूखा और क्षमता की कमी। बिल्कुल, पनामा नहर को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में दक्षिण अमेरिका की ये नए जमीनी रास्ते और ये बड़े बंदरगाह, ये वैश्विक शिपिंग के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर सकते हैं, है ना? हाँ, एक तरह से जरूरत पड़ने पर एक वैकल्पिक रास्ता। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स। लैटिन अमेरिका इन खनिजों का एक बहुत जरूरी स्रोत बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में लिथियम, तांबा, मैंगनीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके दुनिया के कुछ सबसे बड़े भंडार हैं। अच्छा, लिथियम, तांबा, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है, ईवी बैटरी वगैरह के लिए।
हाँ, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और जिसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना, वहाँ से बैटरी ग्रेड लिथियम एशियाई बाजारों में निर्यात हो रहा है। और इसमें भारतीय निवेश को भी आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। ये तो भारत के लिए भी अच्छी खबर है। और खनिजों के अलावा कृषि व्यापार का क्या? हाँ, कृषि व्यापार भी इन क्षेत्रों को जोड़ रहा है। लैटिन अमेरिका, एशिया और खासकर भारत के लिए खाद्य तेल और दालों जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं का एक प्रमुख सप्लायर बन गया है। तो संक्षेप में अमरता ही तो लैटिन अमेरिका का हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ये जो बढ़ता जुड़ाव है, ये एक ज्यादा इंटरकनेक्टेड और मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय समुद्री अर्थव्यवस्था की ओर साफ इशारा कर रहा है। इन बायोसैनिक कॉरिडोर्स, आधुनिक बंदरगाहों और सक्रिय दक्षिण-दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग, इसके जरिए ये क्षेत्र खुद को एक मजबूत सप्लाई चेन और समावेशी समुद्री व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकलता है? अगर मुख्य बातें देखें, पहली बात, जमीन आधारित कनेक्टिविटी समुद्री रास्तों का एक व्यवहारिक विकल्प बन रही है। हाँ। दूसरी, लैटिन अमेरिका अब सिर्फ संसाधनों का स्रोत नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम स्ट्रेटेजिक नोड बन रहा है। बिल्कुल। और तीसरी, ये सब एक अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है। ये नजरिया न सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए नए अवसर खोल रहा है, क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यवस्था में भी एक संतुलन लाने में योगदान दे रहा है। सही कहा। तो श्रोताओं, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर अगर आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। लैटिन अमेरिका की ये जो उभरती भूमिका है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन और भविष्य के व्यापारिक गठबंधनों को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।